हेलो। कल मैंने आप सभी को कानून के प्रकार और उसके वर्गीकरण के बारे में बताया था। आज मैं आप सभी को कानून के स्रोत के बारे में बताऊंगी। कानून के स्रोत से तात्पर्य उन साधनों से है जो प्रत्यक्ष रूप से कानून के निर्माण में सहायता देते हैं। आधुनिक राज्यों में सामान्यतः विधान मंडल द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, किंतु विधान मंडल द्वारा के अतिरिक्त भी कानून के अनेक स्रोत हैं जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट, रीति रिवाज या परंपराएं, कस्टम्स। रीति रिवाज कानून का प्राचीनतम तथा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रीति रिवाजों का निर्माण नहीं होता, वरन धीरे धीरे उनका विकास होता है। ये समाज के प्रचलित नियम होते हैं जिन्हें समाज के सभी लोग लंबे समय से मानते चले आ रहे हैं। इन रीति रिवाजों के पीछे सामाजिक संगठन का नियंत्रण तथा समाज का नैतिक बल रहता है। जब ये रीति रिवाज समाज में अधिक मान्य तथा प्रचलित हो जाते हैं, तब राज्य उन्हें कानून का रूप देता है। रीति रिवाज पर आधारित इन कानूनों को प्रथागत कानून कहा जाने लगता है। रोम में 12 टेबल्स, भारत में स्मृतियां तथा इंग्लैंड में कॉमन लॉ इसी स्रोत की देन है। एक राज्य की वैधानिक व्यवस्था में रीति रिवाजों का महत्व स्पष्ट करते हुए मैकाइवर ने लिखा है कि कानून के विशाल ग्रंथ में राज्य केवल कुछ ही नए वाक्य लिखता है और कहीं कहीं एक आध पुराना वाक्य काट देता है। इस ग्रंथ के अधिकांश भागों की रचना में राज्य का कभी कोई हाथ नहीं रहा है, परंतु राज्य इस संपूर्ण ग्रंथ से मर्यादित होता है। सेकंड, धर्म, रिलीजन। कानून के विकास में परंपरा की ही भांति धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धर्म परंपरागत कानून को धार्मिक विश्वास की मान्यता देकर उसे सबल बनाता है और इस दृष्टि से ये दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इतना ही नहीं, धर्म में प्रत्यक्ष से भी कानून को जन्म दिया है। प्राचीन काल में ईश्वर को ही समस्त सत्ता और कानून का उद्गम माना जाता था। इस प्रकार धर्माधिकारियों तथा धर्म शासकों के माध्यम से अभिव्यक्ति कानूनों का स्वरूप दैवीय होता था। प्राचीन समाज में धर्म तथा कानून इतने घुले मिले थे कि जीवन के सभी नियमों के पीछे धार्मिक मान्यता का बल पाया जाता था। विल्सन के अनुसार रोम का प्रारंभिक कानून धार्मिक नियमों का ही एक संग्रह था। आज भी हिंदुओं का कानून मनु के व्यवस्था के आधार पर और इस्लामी कानून शरीयत के आधार पर टिका हुआ है। थर्ड, न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस। जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्था जटिल होने लगी, वैसे वैसे विभिन्न रीति रिवाजों में संघर्ष उत्पन्न होने लगा और इस संघर्ष के कारण रीति रिवाजों की वैधता में संदेह किया जाने लगा। इस स्थिति में कभी कभी ऐसे विवाद भी खड़े हो जाते थे जिनका रिवाजों के पास कोई समाधान नहीं था। अतः ऐसे विवाद को सुलझाने के लिए समाज के उन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सलाह ली जाती थी जिनका निर्णय सबको स्वीकार हो। ऐसे व्यक्तियों के निर्णयों को कानूनी दृष्टांतों का रूप धारण कर लिया। बाद में उत्पन्न विवाद सुलझाने के लिए इन पूर्व दृष्टांतों का अनुसरण किया जाने लगा और इस प्रकार न्यायिक निर्णय कानून के स्रोत बन गए। आज भी न्यायिक निर्णय कानून के विकास में पर्याप्त सहायक सिद्ध होते हैं। संभवतया इस बात को दृष्टि में रखकर जस्टिस होल्मस ने लिखा है कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इसका अधिकार भी है। कानूनी टीकाएं, कमेंटरीज।
प्रत्येक देश के कानून के प्रसिद्ध ज्ञाता कठिन कानूनों के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कानून की व्याख्या करते हुए ग्रंथ रचना करते हैं, जिन्हें कानूनी टीकाएं कहा जाता है। न्यायशास्त्रियों और विधिशास्त्रियों की टीकाएं भी कानून का स्रोत होती हैं। टीकाकार कानून के आधारभूत अमूर्त सिद्धांतों की विवेचना करते हुए उनके यथार्थ स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। न्यायालय में न्यायाधीश इन टीकाओं को मान्यता देते हैं तथा अपने निर्णयों में इसका आदर के साथ उल्लेख करते हैं। इस प्रकार टीकाएं कानून के विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। हिंदुओं में मिताक्षरा अथवा दाय भाग और मुसलमानों में फतवा आलमगीरी कानून पर टीकाओं के प्रभाव के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। साम्य नीति या औचित्य इक्वालिटी औचित्य भी एक अन्य स्रोत है जिससे कानून का उद्भव हुआ है। न्यायाधीशों के समक्ष कभी कभी ऐसे विवाद उपस्थित हो जाते हैं जिनके संबंध में कानून कोई प्रकाश नहीं डालता। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश विवेक, न्यायशास्त्र के अनुभव और न्याय की साधारण मान्यताओं के आधार पर निर्णय देते हैं और यह निर्णय ही औचित्य निर्णय कहलाते हैं। व्यवस्थापन लेजिस्लेशन व्यवस्थापन कानून सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन काल में व्यवस्थापन का कार्य राजा अथवा उनके गिने चुने लोगों द्वारा होता था और एक साथ संपूर्ण जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापन भी किया जाता था। किंतु आज लगभग सभी राज्यों में व्यवस्थापन का कार्य व्यवस्थापिका, विधानमंडल या संसद द्वारा किया जाता है। व्यवहार रूप प्रत्येक देश में प्रायः सभी कानून विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं और व्यवस्थापन कानून के सर्वप्रमुख स्रोत का रूप धारण करता है। कानून के प्रारंभिक स्रोतों का महत्व यद्यपि आज कम हो गया है, किंतु आज भी वे व्यवस्थापन की अति पर अंकुश रखने का कार्य करते हैं। तो कल मैं आप सभी को अच्छे कानून के लक्षण बताऊंगी। आगे पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ।